हेलो, आज हम बात करेंगे सीटेट 2015 फरवरी मैथ के पेपर के बारे में, पेपर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल बताइए। तो 5 का स्थानीय मान तो आपका आता ही होगा। देखिए, इसे 5 का स्थानीय मान हम निकाल लेंगे। इसके 5 का आ गया 50, ठीक है। इसमें आ जाएगा 500, ठीक है। और इसमें आ जाएगा 5000, ठीक है। अब तीनों को जोड़ लेंगे तो 5000, 500 और 50 को हम जोड़ लेंगे तो 5000 प्लस 500 प्लस 50, तीनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 5550। ये हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर सम संख्या हो सकता है। नहीं, है तो नहीं हो सकता। कह रहा है दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल सम हो सकता है। तो दो विषम संख्याएं मान लिया 3 3, ठीक है। 3 हो गई और 3 और हो गई तो 3 3 6, और एक सम संख्या को मान लिया 2, तो 3 3 6 2 8। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। 3 विषम संख्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। 5 का 5 5 10, 5 15 नहीं होगा। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होता है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल मान लिया 3। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 3 ले लिया, 5 ले लिया, 3 5 15 हो गया और 7 ले लेते हैं। 7 माना 35, तो नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे कि 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार है, जिसकी माप 8 × 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो डिब्बे में जूस की गहराई सेंटीमीटर में किसके अधिकतम समीप है, ठीक है। किसके अधिकतम समीप है देख लेते हैं। तो लिख लिया कार्टन की लंबाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई भी 8 सेंटीमीटर है। 8 ठीक है, लंबाई और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो माना कार्टन की गहराई हमने मान लिया h, ठीक है। जब 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है और कार्टन का आयतन क्या होता है? LBH, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो आयतन हमको पता है 1000, LB हमको पता है, लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो रख लेंगे। h निकालना है, निकाल लेंगे तो आ जाएगा 15.625। करीब पूछ रहा तो वो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता। तो कौन सा मेल नहीं खाता, ठीक है। कह रहा है वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, यह दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन विकसित करना, ठीक है। तो ये भी सही बात है। मानव परिकलन प्रणाली में जनसंख्या संबंधी संक्रियाओं में करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास करना सही है। भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, यह भी सही बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे कि कह रहा है गणित की शिक्षा का प्रमुख
ध्येय ध्येय क्या है? गणित की शिक्षा का प्रमुख ध्येय क्या है? विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, बच्चों में गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। ठीक बात है, बच्चों में गणितीय प्रतिभाओं का विकास हो जाएगा तो उसमें गणितीय समझ अपने आप आ जाएगी, उपयोगी क्षमताओं का विकास भी हो जाएगा और ज्यामितीय प्रमेय भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे कि कह रहा है प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। ये जो खेल हैं किस प्रकार से विद्यार्थियों की सहायता करते हैं? स्थानीय समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने के लिए, परिकलन कौशल के संवर्धन में या मूलभूत संक्रियाओं को समझने में। क्या हो जाएगा? स्थानीय समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलते हैं आगे कि आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। आकृतियों की इकाई से, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है? तो आकृतियों की इकाई से कहा गया है, आकृतियों की इकाई से। तो क्या हो जाएगा? क्या ज्ञान होगा? ज्ञान तो नहीं। समझ और बोझ नहीं। रचना करनी, आकृति की रचना करनी, तो रचना और सृजन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित संख्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। तो लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक क्या है? तो अर्जुन जो है मौखिक रूप में अच्छा है लेकिन लिखने में गलतियां करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, या फिर उसको एक कार्यपत्रक देना जिससे समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों। संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना, या उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देना। अब 10 अभ्यास परीक्षाएं देने से तो कुछ होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 39 कह रहा है -1 + 2 -3 + 4 इस सीरियल वाइज दिया हुआ है, प्लस माइनस। तो क्या मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने किया है, तो सीरियल वाइज हम दो संख्याएं ले लेंगे प्लस माइनस की, बीच में प्लस लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 तेरह -999 + 1000। तो इस कोष्टक को जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 में 1 गए 1, इस तरह 4 में 3 गए 1, इस तरह 1 1 आता रहेगा। ठीक है, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो दो पदों की संख्या पहले कितनी थी? 1000। तो सबसे 1 1 कम हो गया, 2 भागों में विभाजित किया गया, तो 1000/2 हो जाएगी। तो टोटल 500 संख्याएं बचेंगी। ठीक है, तो संख्याएं ही पूछ रहा है कि 500 संख्याएं आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, तो आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, तो वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का योगफल बताइए। ये सवाल काफ़ी बार आ चुका है, तो आगे क्या होगा इसमें देखते हैं कि देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप हम निकाल लेंगे। ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 × भुजा। तो वर्ग का परिमाप हमको दिया हुआ है 44। ठीक है, तो भुजा निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? भुजा कितनी आ जाएगी?
11, ठीक है, भुजा आ जाएगी 11। इस तरह आयत का परिमाप निकाल लेंगे, 2l+b होता है। भुजा सेम दोनों की 44 परिमाप दिया हुआ है, तो l+b निकल आएगा इससे 22, ठीक है। और क्या कह रहा है सवाल में क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई जो है वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग की भुजा क्या निकल के आई है? 11, ठीक है। तो आयत की लंबाई कितनी निकाल लेंगे? 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो b बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 6, ठीक है। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है? 11, स्क्वायर कर लेंगे तो 121 आ जाएगा। उसी प्रकार आयत का क्षेत्रफल क्या है? l+b, तो ये निकाल लेंगे 96 आ जाएगा। दोनों का योग करना है तो आ जाएगा 121 + 96, टोटल आ जाएगा 217, ठीक है। तो चलते हैं आगे। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यार्थियों में गणित शिक्षण का सक्रिय उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बनाई गई है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। संख्यात्मक कौशलों का विकास, या बीजगणित पढ़ाना, या परिकलन व मापन पढ़ाना, या रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार यही बताया गया है कि संख्यात्मक कौशलों का विकास जो है यही सही हो जाएगा, क्योंकि संख्यात्मक कौशलों का विकास होगा तभी आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो संख्यात्मक कौशलों का विकास इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। कह रहा है रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं, ठीक है। 3 दर्जन का मतलब 1 दर्जन में जब उसके बाद 12 होती हैं तो 3 दर्जन में हो जाएंगी, 3 दर्जन में हो जाएंगी कि 3 दर्जन में 18 हो जाएंगी, ठीक है। 3 दर्जन में 18 हो जाएंगे तो उसके पास 1/3 भाग पड़ोसी को दे दिए, 1/6 भाग रेहान को दे दिया और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया, ठीक है। तो उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची? और देखते हैं कि 3 दर्जन में कितनी होती है टोटल? 12 × 3, टोटल 36 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/3 भाग 36 का 1/3 निकाल लेंगे तो टोटल 12 चॉकलेट उसने पड़ोसी की दे दी, ठीक है। अब 36 का 1/6 निकाल लेंगे तो 6 चॉकलेट आएंगे, उसने रेहाना को दे दिए। 1/4 भाग 36 का निकाल लेंगे तो 9 चॉकलेट आएगी, उसने अपनी बहन को दे दिए। अब रवि के पास कितनी बची? टोटल 36 थी उसके पास, तो ये सब जोड़ लेंगे, 12, 6 और 9, कितना आ गया? 27, ठीक है। 27 आ गया, तो यहाँ माइनस लगेगा, गलती से प्लस लग गया, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो टोटल अब उसके पास 9 चॉकलेट शेष बची, ठीक है। चलते हैं आगे। कह रहा है एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह कौन सी अवस्था है? एक बच्चा है, उस अवस्था में सभी संक्रियाओं को करने में सक्षम होता है और भिन्नों को भी व्याख्या करने में भी सक्षम हो जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संक्रियात्मक अवस्था। ये वो अवस्था है जिसमें बालक सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम हो जाता है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में भी सक्षम हो जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। कह रहा है एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है, तत्पश्चात चिन्ह गुणे से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं तथा माचिस की तीलियों की सहायता से छोटा क्रियाकलाप करती है। यहाँ अध्यापिका क्या करना चाह रही है? कक्षा को आनंदमय बनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं, कक्षा को आनंदमय कभी वो नहीं बना रही है। तो पहला तो
होगा नहीं। ठीक है, कह रहा है मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मूर्त से अमूर्त। मूर्त मीन माचिस की तीलियां मूर्त हैं जो दिखाई देती हैं, उससे बच्चों को घोड़े के बारे में समझा रही है, अमूर्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है आकांक्षा गणित की एक अच्छी शिक्षक बनना चाहती है। गणित की अच्छी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसके पास, एक गणित की अच्छी शिक्षक बनने के लिए क्या आवश्यक है? गणित की अच्छी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वैचारिक ज्ञान हो, समझ हो और वास्तविक जीवन की गणित की सामग्री से संबद्ध करने की क्षमता हो। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? पहेलियाँ और मनोरंजन वे विद्यार्थियों को उसकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। हो सकता है वे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की उचित अवसर, ये तो होगा नहीं। ठीक है, कह रहा वे प्रत्येक विद्यार्थियों को स्थानिक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायता करती है, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इससे बालक अपनी स्थान कक्षा में और विशेषता प्रदर्शित कर पाएंगे। ठीक है, 47 कह रहा है वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है? वैदिक गणित के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, देख लेते हैं ऑप्शन। विद्यार्थियों के गणित में समस्या का समाधान कौशल में, या विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता के लिए, या गणित में गणना के कौशल तथा गति के लिए, या विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ के लिए। तो देखिए, ये जो पहला है, दूसरा है और चौथा है, ये तो हम आम गणित, अगर ये हम वैदिक गणित ना भी सीखें फिर भी ये सब कर लेंगे। लेकिन गति और कौशल, गणित में गणना के कौशल और गति इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैदिक गणित में हम गति काफ़ी हमारी फास्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर्निहित है? सामान्य त्रुटियों की पहचान नहीं, क्रियाकलाप के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थियों को ग्रेड तथा रैंक में स्थिति नहीं, प्राथमिक में क्या ग्रेड रैंक देना, या अधिगम की असंगति को और शिक्षण की कमियों की पहचान। प्राथमिक स्तर में बच्चों की असंगति और कमियों को पहचानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 14 सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे कि एक शिक्षक गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोजपरक उपागमन का प्रयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का प्रयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है। इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? विद्यार्थियों के व्यवहारिक क्षमताओं के विकास में, या एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किक विकास करने के लिए। यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि बच्चों में एक निश्चित प्रकार की सोच और तार्किक की गणित के सवाल वो तार्किक रूप से कर सकें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि एक शिक्षक कक्षा 5 के शैल्या से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है, तो शैल्या से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। तो शैल्या समस्या का सही हल करने में तो सही से हल तो कर लेती है, परंतु उसकी व्याख्या नहीं समझा पाती। तो शैल्या की निम्न विशेषता प्रदर्शित करती है। कौन सी विशेषता प्रकट करती है? परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ, परंतु अच्छी मौखिक योग्यता। अच्छी मौखिक योग्यता तो उसके पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो समझा ही नहीं पा रही है।
ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। निम्न स्तर भाषा प्रवणता और निम्न स्तर गणितीय प्रवणता, नहीं, निम्न स्तर गणितीय प्रवणता, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि गणित उसके अच्छे हुए सवालों को हल कर लेती है। तीसरा क्या है, निम्न स्तरीय भाषा प्रवणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवणता। हाँ, तो यही हो जाएगा क्योंकि भाषा प्रवणता उसकी कमज़ोर है, ठीक है, लेकिन गणितीय प्रवणता उच्च स्तरीय, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। कह रहा है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य क्या है? दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना। ऐसे कुछ नहीं कि बच्चा आपके प्रकरण से दैनिक जीवन में अपना बदलाव कर ले, तो ये तो होगा नहीं। समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, समय का बेहतर सदुपयोग नहीं, इससे बच्चा समय का बेहतर, इससे समय का कुछ लेना देना नहीं है। विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, हाँ, ये इससे बच्चे जब विस्तृत उसका अधिगम हो जाएगा, उसको काम करने को ज़्यादा होगा, ज़्यादा वो अपने आप को बिजी रख सकता है जब प्रश्नावली को हल करेगा, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 52 नंबर कह रहा है कक्षा 5 आ के 13 विद्यार्थियों तथा कक्षा 5 बा के 15 विद्यार्थियों का प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं तथा उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार है। कक्षा 5 में देखिए, कक्षा 5 आ के 14, 6, 15, 12, 11 इस प्रकार के अंक है। कक्षा 5 आ में भी 13, 9, 0, 7, 14 इस प्रकार के अंक है। तो दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? कह रहा है कक्षा 5 आ के प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि कक्षा 5 आ का औसत अधिक है। तो अगर इसके लिए हमें औसत निकालना पड़ेगा तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आप औसत निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। कह रहा है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं? इस तरह के सवाल काफ़ी आते हैं। देखिए 6/5, 6/5 1/10, तो नीचे वाले को भी हम 10 बना लेंगे। इसके लिए हम ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। अब 1/10 इससे हम बाहर निकाल लेंगे तो 12 गुणे 1/10, तो 1/10 हमने बाहर निकाल लिया तो टोटल कितना आ गया 12, 12 1/10 है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। कि कह रहा है कि 1,10,111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योग। तो इसका भाग दे दीजिएगा आप, तो इसमें आ जाएगा आपका भागफल, ये भागफल आ जाएगा और एक शेष आ जाएगा। तो इसको हम जोड़ लेंगे तो टोटल 10,011 आ जाएगा, ठीक है। 10,011 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी, ठीक है। चलते हैं आगे। गुणनफल 102 गुणे 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो जाए? देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो 102 इंटू 201 एक्स मान लेंगे बराबर, ठीक है, ये इनका गुणा कर लेंगे आपस में तो आ जाएगा 20, ये 95 हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। ये आ गया, एक्स हमारा इधर चला जाएगा, ठीक है। घटा लेंगे तो आ जाएगा टोटल 503, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब कौन सा सही नहीं है? कह रहा है 2 किलोग्राम और 3 ग्राम बराबर 2030 ग्राम। सही बात है। 1 किलोग्राम में जब 1000 ग्राम होते हैं तो 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम हो जाएंगे और 30 ग्राम जुड़ जाएगा, ठीक है, ये तो सही है। कह रहा है 3 लीटर 80 मिलीलीटर बराबर 380 मिलीलीटर, ये गलत है, मतलब यही सही हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। जब 1 लीटर में
1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो 3 लीटर में कितना हो जाएगा, 3000, ठीक है। और 3000 मिलीलीटर हो गया, और उधर 80 दिया है तो 80 ऐड हो जाएगा, तो 3080 मिलीलीटर आ जाएगा। तो इसमें क्या दे रखा है, 3080 मिलीलीटर आ जाएगा। यहाँ क्या दे रखा है, 380, तो इसकी जगह क्या होगा, 3080 मिलीलीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। क्या है, 2/2 समकोण में डिग्रियों की संख्या बताइए। देखिए 2 सही, 2/3 में डिग्रियों की संख्या समकोण कोण, ठीक है। इसको हल कर लेंगे। 2×3 6, 6 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना होता है, 3 दूनी 6, ऊपर जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 का 8 में गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 240, ठीक है। 240 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। कह रहा है कि 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, और कह रहा है भाग का चिन्ह दिया हुआ है, और 25 और 30 का एक सबसे बड़ा सार्वगुणज किसके बराबर है। देखिए अब 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, तो 21 और 49 के बीच 7 के गुणज कौन से हैं, तो 21 7 21 7 चौक 28, तो पहला हो गया हमारा 28, ठीक है। 7 चौक 28, 7 पना 35 और 6 चंग 42, ठीक है, ये हो गया। और कह रहा है 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणज, तो 25 और 30 का हम मासा निकाल लेंगे, तो मासा निकाल लेंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 5। अब इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 105 का भाग 5 में हो जाएगा। जब 105 का भाग 105 में देंगे तो आ जाएगा 21, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। कह रहा है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताइए। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंड क्या होते हैं, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंड क्या होते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जितनी भी शुरुआत है से 3 4, 96 जिससे भी कट जाएगा, 6 8 12 16 24 32 हो जाएगा, और 48 हो जाएगा, और आखिरी में 96 भी हो जाएगा। तो इन सबको आप जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ लीजिएगा तो आएगा आपका 252 आ जाएगा, ठीक है। यही सही हो जाएगा, 252 पहला नंबर, ठीक है। चलते हैं आगे। आखिरी सवाल है कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंचती है, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय बताइए। तो एक रेलगाड़ी है जो 6:14 पर चलती है AM पर, अब PM पर 6:14 का निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा इनके बीच का समय, 12 घंटे। 12 घंटे तो ये हो गया है, ठीक है, 12 घंटे ये हो गया। तो शेष कितना घंटा बचा, कितना कह रहा है, 13 घंटे 48 मिनट, शेष कितना बचा, 1 घंटा 48 मिनट शेष बचा, ठीक है। अब 6:19 में हम 1 घंटा 48 मिनट ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8 घंटे 8:02, ठीक है, 8:02 PM आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के सवाल पिछले भी आ चुके हैं, तो इस तरह 8:02 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा, ठीक है। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।
बेल आइकन को भी बजा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।